बच्चों, आज के पूर्व मैंने आपको व्याकरण की बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई। भाषा, वर्ण, शब्द। तो उम्मीद करते हैं कि संज्ञा तक पहुंचने के पहले आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। चूँकि व्याकरण समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है, इसलिए हमेशा व्याकरण को समझने की कोशिश करिए। आप कक्षा 7 में आ चुके हैं। 7 से पूर्व भी आपने इन सारी चीज़ों को पढ़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे की कक्षा में आप आएंगे, आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट होंगी, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए आज मैं आपको संज्ञा पढ़ाऊंगी। अब कुछ वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं, पहले मैं उनको पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपसे प्रश्न करूँगी। पहला है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दूसरा है, महिमा गीत गाती है। तीसरा है, उसकी बोली में मिठास है। चौथा है, सबसे प्रेम करो घृणा नहीं। पांचवा है, ताजमहल अत्यंत आकर्षक है। और छठा है, रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। इन वाक्यों में जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैं रेखांकित कर दूं। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महिमा, मिठास, प्रेम, घृणा, ताजमहल, रामायण, ग्रंथ। जबकि इस जगह यहाँ पर ये सारे शब्द जो हैं नीले रंग से अलग लिखकर हाईलाइट किया गया है, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, कि आप ये सोचें कि क्या वजह है। यद्यपि जो विषय है वो संज्ञा है, तो आपको अपने आप अनुमान से लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ संज्ञा है। तो इस तरह देखा जाए तो मैं आपको उन्हीं चीज़ों को समझा दूं कि इन वाक्यों में उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, महिमा, रामायण, मिठास, प्रेम, घृणा, ग्रंथ, राजधानी, ये सारी चीज़ संज्ञा है। सारी चीज़ें संज्ञा है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो संज्ञा का साधारण शब्दों में अर्थ होता है नाम। साधारण शब्दों में यदि देखा जाए तो संज्ञा मतलब होता है नाम, यानी कोई ना कोई नाम उसमें होगा, तभी वो संज्ञा है। तो इस तरह संसार में प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव, गुण, दोष, दशा, सभी के कुछ न कुछ नाम अवश्य होते हैं। तो जब कुछ न कुछ नाम अवश्य होंगे तो इन्हीं चीज़ों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, ये नाम का समानार्थी है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो इसकी साधारण सी परिभाषा, जो कि आप कक्षा 3 में रहे होंगे, तब से रट रहे होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, दोष आदि, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये परिभाषा आप शुरू से ही, प्रारंभ से ही, छोटे क्लास से ही रटते चले आ रहे हैं, तो आपको ये परिभाषा अच्छे से याद होगी। फिर भी आप कक्षा 7 में हो, तब भी आपको ये परिभाषा अच्छी तरह याद होनी चाहिए। और उसके लिए आप संज्ञा जब लिखिए तो
सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा लिखिएगा। तो इस जगह को मैं घेर दे रही हूँ, यही चीज़ें आपकी परिभाषा की जगह लिखी जाएंगी। किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को या भाव के नाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। साधारण रूप में हम बोलचाल में बच्चे कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी इन चीज़ों का जो नाम होगा वही संज्ञा है। तो कुल मिलाकर संज्ञा नाम है। संज्ञा जो है वो नाम है, नाम का ही समानार्थी है, इसलिए संज्ञा की परिभाषा भी वही है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको समझा दूं, आगे के हिस्से पर ये एक छोटी सी लिस्ट कहिए या एक आवेदन पत्र कहिए, फॉर्म की तरह है, जिसमें कुछ चीज़ें लिखने को दी जा रही हैं। मैं आपको ये बताऊंगी नहीं, आप इसको पढ़िए, क्योंकि आप कक्षा 7 में हैं और 7 के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसमें कुछ खास नहीं पूछा है। इसको आप देखिए, पूछा गया है नाम, पिता का नाम, कक्षा, हिंदी अध्यापिका का नाम, आपका प्रिय विषय, रुचि, प्रिय पत्रिका, प्रिय कवि, प्रार्थना सभा से संबंधित कोई चीज़ आप लिखना चाहते हो, विद्यालय पत्रिका से संबंधित कोई चीज़। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना होगा, इसमें 2, 3, 4 शब्दों, 5 शब्दों में या एक वाक्य में, लेकिन 1-2 शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीज़ें। समाचार पत्रिका से संबंधित या अन्य कोई जानकारी आप देना चाहते हो, जब ये आप पूरा भर लेंगे तो आप क्या देखेंगे कि प्रत्येक लाइन में इसको भरने के बाद सारी चीज़ें संज्ञा होंगी, क्योंकि सब में आप कोई ना कोई नाम देंगे। उस आधार पर ये संज्ञा की एक पत्रिका है जिसको आप भरेंगे और भर कर मुझे व्हाट्सएप पर या मेल आईडी दे देंगे। मेल आईडी पर आपकी मेल मुझे मिलनी चाहिए कि आपने इसको भरा है, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको संज्ञा की परिभाषा पूरी तरह समझ में आ गई। इस तरह से देखा जाए तो मैं आपको दोहरा दूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपको जानकारी मैंने ऊपर दी, जिसके कारण मैंने आपको ये आवेदन पत्र की तरह पत्रिका दिखाई, जिसको आप भरेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि संज्ञा की परिभाषा से किसे कहते हैं। अब बारी आती है संज्ञा के भेद की। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। तो मैं आपको बता दूं, संज्ञा के कुल 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। आप सारे बच्चों को लगता है कि पढ़ाया गया तो इसमें लिखा क्या जाए कॉपी में, तो आपको कॉपी में संज्ञा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं और भेदों की परिभाषा, यही इसका प्रश्न है कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित दें तथा संज्ञा के भेदों का नाम लिखते हुए प्रत्येक की परिभाषा एवं उदाहरण दें। तो आपको लिखने वाली चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। अब बारी आती है संज्ञा के भेद की। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पर आ जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताते हैं। पहले सबसे देखिए, इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, पहले उन उदाहरणों को पढ़ दूं, फिर आपको परिभाषा समझाऊंगी, या मैं आपको परिभाषा बता दूं पहले। किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति और विशेष स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वही आपके
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर एक में चीज़ें हैं। विशेष वस्तु, व्यक्ति के आगे भी लगा दीजिए विशेष व्यक्ति, और स्थान के आगे भी लगा दीजिए विशेष। तो विशेष स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे वही इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, यानी कि ये विशेष चीज़ें बताएगा। अब उदाहरण देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। अब इसमें यद्यपि पहले से ही रंग बदल दिया गया है ताकि वो हाईलाइट हो जाए और आपको आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन आपको इसे रेखांकित करना है। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं, तो इसमें क्या होगा? जाकिर हुसैन। डॉक्टर कलाम को कौन नहीं जानता? अब इसमें क्या होगा? डॉक्टर कलाम। महाभारत ग्रंथ भरतवंशियों की कथा कहता है, इसमें क्या है? महाभारत। हरिद्वार हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है, इसमें क्या है? हरिद्वार। हिमालय भारत का मस्तक है, इसमें क्या है? हिमालय भी है और भारत भी है। मारुति कार अत्यंत लोकप्रिय है, इसमें कार का एक विशेष नाम दिया गया है, इस कारण ये सारे जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। तो यहाँ पर जो रंगीन अक्षर में शब्द लिखे हैं वो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का नाम है, इसलिए सारी चीज़ें जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो इस आधार पर इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति और विशेष स्थान का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो मैं आ जाती हूँ जातिवाचक संज्ञा पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है। लेकिन अब बारी आती है जब जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा में ऐसा नहीं है। यहाँ पर विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? एक ही जाति की वस्तु, प्राणी, स्थान का बोध हो, किसी एक जाति का बोध होगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैं रेखांकित कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखिए रेखांकित कर देती हूँ। नदियाँ सागर में मिल जाती हैं। फिर आया मनुष्य को पशु पक्षी से प्रेम करना चाहिए। मेरी पुस्तक में अनेक कहानियाँ हैं। नगर में अनेक भव्य इमारतें हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हैं जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा में किसी एक ही जाति की वस्तुओं का, प्राणी का या स्थान का बोध होता है। किसी एक जाति की वस्तु, प्राणी और स्थान का बोध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ नदियाँ कहा जा रहा, किसी विशेष नदी का नाम नहीं लिया गया। सागर कहा गया है तो कि विशेष सागर का नाम नहीं लिया गया। मनुष्य कह रहे हैं तो पूरी मनुष्य जाति आ जा रही है। पशु पक्षी कह रहे हैं तो पूरी पशु पक्षी की जाति आ जा रही है। पुस्तक कह रहे हैं तो कोई भी पुस्तक हो सकती है, किसी पुस्तक का नाम तो लिया नहीं गया है, तो इस तरह से पुस्तक भी कोई हो सकती है। नगर कहा जा रहा है तो कोई भी नगर हो सकता है, किसी नगर का नाम लिया नहीं गया है, तो ये किसी जाति का नाम हो गया। नगर में अगर किसी विशेष नाम नहीं लिया जा रहा तो ये एक किसी
जाति का नाम हो गया, एक किसी का भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें किसी एक प्रकार की जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का जो अंतर है सिर्फ इतना ही है कि व्यक्तिवाचक में विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति और विशेष स्थान है, जबकि जातिवाचक में ऐसा नहीं है। एक ही प्रकार की जाति की वस्तु, प्राणी या स्थान का नाम हो दिया रहेगा, उसमें कोई खास नाम नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। इतनी बातें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आपने पिछली कक्षाओं में भी संज्ञा तो पढ़ा ही होगा। तो आपको जातिवाचक संज्ञा की भी परिभाषा लिखनी होगी। तो उसमें लिखेंगे किसी एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी संज्ञा के भेद में से। पहला बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा बताया जातिवाचक संज्ञा। तो ये दो चीज़ें आपको उसकी परिभाषा बताई, उदाहरण देके मैंने समझाया कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है और कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आ जाती हूँ संज्ञा के तीसरे भेद भाववाचक संज्ञा पर। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। अब जब मैंने संज्ञा की परिभाषा आपको बताई थी तो उसमें कहा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, दिशा, अवस्था, भाव आदि का भी नाम संज्ञा होता है। ये मैंने आपको उस संज्ञा की परिभाषा के दौरान आपको बताया था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें देखिए आप आगे सिद्ध हो रही हैं। जब मैंने आपको व्यक्तिवाचक बताया तो विशेष व्यक्ति का नाम बताया, जातिवाचक में एक ही प्रकार की जाति की चीज़ों के बारे में कहा गया। जब भाववाचक संज्ञा आ गई तो गुण, कर्म, दशा, भाव आदि का बोध होने लगा। तो देखिए उदाहरण दिया है कि चारों ओर हरियाली छाई है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे, गुण, दोष, अवस्था, भाव का बोध कराने वाले जो भी शब्द होंगे वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो देखिए इसमें चारों ओर हरियाली छाई है, हरियाली को हाईलाइट करके नीले रंग में लिख दिया गया है। देशभक्ति के गीत चारों ओर गूंजने लगे, देशभक्ति। इस कमरे की चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई। बुढ़ापे में अक्सर कमर झुक जाती है, बुढ़ापा। उसकी कल्पना की उड़ान बहुत ऊंची है, कल्पना, सोच, नाम नहीं है यहाँ, सोच। कल्पना की उड़ान, उड़ने की जो शक्ति है, उड़ान बहुत ऊंची है। माँ मुझसे प्रेम करती है, प्रेम भी भाव है। तो जितने भी भाववाचक शब्द हैं उनको नीले रंग से लिख दिया गया है ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो कि इसमें से भाववाचक शब्द कौन से हैं। इस आधार पर आपको भाववाचक की परिभाषा भी स्पष्ट होगी और उदाहरण भी स्पष्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको संज्ञा के 3 भेद बताए। तीनों भेदों में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, उसके उदाहरण बताए। सभी में उदाहरण हाईलाइट करके नीले रंग से लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी से उदाहरण में व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या भाववाचक
पहचाना जा सके। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी पर संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे, उसके भेद लिखेंगे, भेदों की परिभाषा लिखेंगे और सबके कम से कम 3-3 उदाहरण लिखेंगे। तो इतनी चीज़ मैंने आपको समझाई। अब आपको एक और चीज़ बता दें, बहुत सारी किताबों में आपको कहीं कहीं मिलेगा कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा, लेकिन आज जो हम संज्ञा के भेद पढ़ते हैं उसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक को हमने जातिवाचक संज्ञा का ही नाम दे दिया है। ये जातिवाचक संज्ञा में ही मिल जाते हैं, इसलिए इसको अब अलग से नहीं बताया जाता। पुराने समय में संज्ञा के 5 भेद कहे जाते थे। उस समय द्रव्यवाचक और समूहवाचक को अलग से पढ़ाया जाता था या बताया जाता था। तो बाद में जबकि ये समझा गया कि ये भी जातिवाचक का ही भाग है, तो इसे जातिवाचक में ही जोड़ दिया गया। इसलिए जब कभी भी संज्ञा के भेद पूछे जाए आपसे, तो आप सिर्फ 3 देंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आपका जातिवाचक का ही हिस्सा बन गया। जबकि द्रव्यवाचक में द्रव्य से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं और समूहवाचक में जहाँ झुंड, भीड़, सेना जैसे शब्द आते हैं वो समूहवाचक में आते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जातिवाचक में जाने के कारण इसे आप अलग से नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको आपके लिए कट कर दे रही हूँ ताकि आप समझ जाएं कि आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी हैं। सिर्फ जानकारी के लिए बताई जा रही हैं कि ये जातिवाचक का ही हिस्सा बन गई है, इसलिए इसको अलग से लिखने का काम आपको नहीं करना है। सिर्फ मैंने समझाने के लिए इसको रखा कि द्रव्य में धातु से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं और समूहवाचक में भीड़ से संबंधित, भीड़ हुआ, सेना हुआ, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आ जाती हैं। तो इसे अपनी कॉपी पे आपको नहीं लिखना है। वह इस तरीके से यदि अब हम आगे बढ़ें तो आपको हम बता दें कि आपको भाववाचक संज्ञाएं बनाने को भी दी जा सकती हैं। इस स्थिति में आपको भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आपको मैंने उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ाया है। आप थोड़ी मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ाया है, इसलिए भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आपको दिए गए शब्द में, चाहे वो व्यक्तिवाचक शब्द हो, चाहे वो जातिवाचक शब्द हो, आप उसमें प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय है क्या, आप एक बार आपको मैं दोहरा दूं। शब्द के वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। तो आपको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं यहाँ बना के दिखाई गई हैं, जिसको मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। देखिए, जातिवाचक शब्द है लड़का। अब इसको भाववाचक में अगर परिवर्तित करना है तो इसमें पन प्रत्यय लग गया और बन गया लड़कपन। फिर अमर जातिवाचक शब्द है, शब्द बन गया भाववाचक में अमरता। मित्र जातिवाचक शब्द है, भाववाचक बना मित्रता। गुरु जातिवाचक शब्द है, भाववाचक बना गुरुता या गुरुत्व। शिक्षक जातिवाचक शब्द है, शिक्षा भाववाचक हो गया। वीर जातिवाचक शब्द है और भाववाचक बना वीरता। फिर इसी तरीके से पंडित से पांडित्य, इसमें त्य प्रत्यय है। युवक से यौवन, पशु से पशुता, कवि से कवित्व, दुष्ट से दुष्टता, सज्जन से सज्जनता, स्त्री से स्त्रीत्व, चोर से चोरी, बूढ़ा से बुढ़ापा, शिशु से शैशव। इसी तरीके से आगे भी बहुत सारे दिए हैं। तो आपको ये प्रश्न भी आ सकता है कि कुछ शब्द दे दिए जाएं और आपको लिखा जाए कि इनको आप भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करें। तो इस स्थिति में आपको उस दिए गए शब्द में प्रत्यय जो उसका सुटेबल
उचित प्रत्यय हो वो जोड़ के भाव बनाना पड़ेगा, तो वो अपने आप भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, संज्ञा की परिभाषा बताई, संज्ञा के भेद बताए, फिर भेदों की परिभाषा बताई। भेदों की परिभाषा के बाद मैंने आपको उसके उदाहरण समझाए, फिर आपको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है वो बताया। अब आपको मैं लाती हूँ सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, ठीक वैसे ही अहम, मम, पराया, निज, ये सारे सर्वनाम हैं। अब इनको हम अहम से अहंकार, कार प्रत्यय लग गया, मम से ता प्रत्यय लगा, ममता, पराया में पन प्रत्यय लगा, परायापन, निज में ता प्रत्यय लगा तो निजता। इसी तरीके से आपको भाववाचक संज्ञाएं बनाने को दी जा सकती हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाइए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाइए। बस आपको याद क्या रखना है कि दिए गए शब्द के साथ आप प्रत्यय जोड़ देंगे। इसीलिए मैंने आपको प्रत्यय पहले पढ़ाया था, ताकि आपको ये पता हो कि प्रत्यय कैसे जुड़ेंगे और कौन सा सार्थक शब्द बनकर भाववाचक संज्ञा होगा। अब देखिए अगली लिस्ट जो आ रही है वो विशेषण की है। अब यहाँ पर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है। सुंदर, मधुर, हरा, आलसी, राष्ट्रीय, निर्बल, चतुर, युवा, भयानक, कुशल, सज्जन, अमर, ऊंचा, संतुष्ट, महंगा, शांत वगैरह। अब इन सब में भी क्या हुआ है, सिर्फ शब्दों के साथ एक एक प्रत्यय जुड़ता गया सुटेबल। तो सुटेबल में क्या हुआ, जैसे सुंदर से में ता प्रत्यय जोड़े सुंदरता तो भाववाचक हो गया, मधुर में मधुरता, हरा में हरियाली, आलसी में आलस्य, राष्ट्रीय में राष्ट्रीयता, निर्बल में निर्बलता। तो इस तरीके से आपको क्या है कि सब में हम एक एक प्रत्यय जोड़ेंगे और उसके साथ ये भाववाचक में परिवर्तित होता चला जाएगा। लिस्ट यहाँ पर बहुत है, मैंने आपको उसमें से कुछ पढ़ के सुना दिया, बाकी को आप बार बार पढ़िए अपनी कॉपी पर। इसमें से हर एक में से सिर्फ आप 5-5 संज्ञा, सर्वनाम से 5, विशेषण से 5, जातिवाचक संज्ञा से 5, भाववाचक संज्ञा बनाते सबके सिर्फ 5-5 लिखिए, अपनी कॉपी पे लिखिएगा। अब क्रिया से भाववाचक, अब आपको लग रहा होगा कि क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बन सकती है, लेकिन क्रिया में भी प्रत्यय जोड़कर भाववाचक बनाया जा सकता है। थकना एक क्रिया है, उसमें आवट प्रत्यय जोड़े थकावट बन गया। रंगना एक क्रिया है, उसमें आई प्रत्यय जोड़े रंगाई हो गया। उड़ना एक क्रिया है, आन प्रत्यय जोड़े उड़ान बन गया। लूटना एक क्रिया है, उसमें आपका अ लगेगा, खाली लूट जो शब्द है अ प्रत्यय, लूट न इसमें से हट जाएगा क्योंकि न लगा तो क्रिया बनी, तो इसमें से हट गया। फिर ऐसे ही ना लगकर जो क्रिया बनेगी उसमें हट जाएगा। खेलना में से हट जाएगा, खेल हो जाएगा। हंसना में से हट जाएगा, हंस हो जाएगा। सींचना में से ना, क्रिया बनाने के लिए यहाँ ना लगा था, इसलिए भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ये हट जाएगा। इसी तरह मांगना का मांग, काटना का काट या कताई, रोपना से रोप या रुपाई, दौड़ना से दौड़, बोना से बुआई, सजाना से सजावट और कहना से कहावत। तो इस तरीके से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो मैंने आपको विस्तार से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा और क्रिया से भाववाचक संज्ञा आपको समझाई। अव्यय से भी बन सकती है। तो इस तरीके से बस आप ये जानिए, किसी भी शब्द से जब आपको भाववाचक संज्ञा बनानी होगी तो उसके साथ आपको प्रत्यय जोड़ेंगे, वो अपने आप भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होकर भाव देने लगेगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, उन चीज़ों को हम एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आपको पूरा पाठ जो है स्पष्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि जितनी नाम वाली चीज़ें होती हैं वे सारी चीज़ें
संज्ञा कहलाती हैं। तो उसकी परिभाषा क्या हो गई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे हो गया रामायण, जैसे सीता, मोहन, आगरा, वाराणसी वगैरह वगैरह। फिर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये मैं आपका रिवीजन करा रही हूँ, एक तरीके से पुनरावृत्ति। तो रिवीजन के तौर पे सारी ऊपर की चीज़ों को पुनः दोहरा के जो दी हैं उसमें आप देखिए कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। तो संज्ञा के 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर उसके बाद द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी मैंने आपको आगे बताया था, लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा था कि आप इनको नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ भेद में इन्हीं ऊपर वाली चीज़ों को ही मानकर चलेंगे, इतना ही लिखेंगे। फिर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की परिभाषा दी कि विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। उसमें कानपुर, वाराणसी, सीता, कृष्ण वगैरह वगैरह। जातिवाचक संज्ञा में एक ही प्रकार की जाति का बोध होगा। उसमें हो सकता है व्यक्ति हो, मनुष्य हो, नर, नारी, लड़का, लड़की वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि सब एक प्रकार की जाति हैं। शहर, पुस्तक, नदी, पहाड़, इस तरह की चीज़ें आएंगी। फिर भाववाचक संज्ञा में मन के भाव होंगे, उसमें गुण और दशा की बात की जाएगी। प्रसन्नता, सुंदरता, उड़ान, चढ़ाई, लिखावट, इस तरह के शब्द आएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से, फिर उसके बाद बताया सर्वनाम से, फिर बताया विशेषण से, फिर क्रिया से, फिर अव्यय से। कुल मिलाकर मैंने आपको ये बताया कि किसी भी चीज़ से जब आप भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो आपका उसमें क्या क्या है कि सभी शब्दों के साथ एक निश्चित उचित प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब देखिए आगे एक पैराग्राफ दिया है, ये आपका गृह कार्य है। मैंने इस पर होमवर्क लिख दिया है, इसको भी आप अपनी कॉपी पर उतार के रेखांकित करिएगा। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, आप इसको आराम से पढ़ के इसमें से सोच सोच के लिखिएगा। रात्रि के अंधकार में खड़ सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी डाके का भय न था। खड़ सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। देखिए इतना पैराग्राफ दिया है, आपको करना क्या है इसमें से आपको जातिवाचक संज्ञाएं जितनी मिलेंगी उसको जातिवाचक के नीचे लिखना है, जितनी व्यक्तिवाचक मिलेंगी उनको व्यक्तिवाचक के नीचे लिखिए, और जितनी भाववाचक संज्ञाएं मिलती हैं उनको आप भाववाचक संज्ञा पे लिखिए। कॉपी में ये काम करिए। फिर यहाँ पर जो आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है मैं वो भी समझा दूँ आपको कि यहाँ जो दिए गए उसमें नीले रंग से हाईलाइट किए हुए शब्दों को देख के आप ये बताएंगे कि रंगीन अक्षरों में छपे संज्ञा शब्दों के भेद आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा संज्ञा का भेद है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। तो सारे नीले रंग वालों को आपको इसमें भेद बताना है। फिर आप देखिए इसमें आपको संज्ञा भरनी है जितना मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे एक मैं उदाहरण, कपड़े सिलता है, मोहन कपड़े सिलता है, छोड़िए, इस तरीके से मैंने एक बताया। फिर दूसरा बता दूं, रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, इस तरीके से। तो आपको भी यहाँ पर आपको बाकी
भरना है। 2 मैंने आपको उदाहरण के रूप में समझा दिया। फिर देखिए आ गया कि भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए सबके साथ आपको प्रत्यय जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा। और सब में जैसे बूढ़ा है तो बुढ़ापा, निज से निजता, 2 मैंने बताया, ऊपर सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आप उसको पढ़ के इसको करेंगे। इसी के साथ आपका यहाँ पर संज्ञा का जो भाग है वो पूरा हुआ। अब मैं संज्ञा के आगे लिंग और वचन, विकार तत्व जो होते हैं उनमें से मैं लिंग और वचन आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक आप संज्ञा का पूरा कार्य करके कॉपी में अच्छी तरीके से होमवर्क करके मुझे आप व्हाट्सएप करिए या मेरे ईमेल आईडी पर डालिए, मैं उसको चेक करूंगी, फिर आपको बताऊंगी। अगर कोई दिक्कत होती है आपको समझने में तो मेरे ऑनलाइन क्लासेस आप मेरे साथ जुड़िए, तब आपको ग्रामर का जितना भी डाउट होगा, संशय होगा, वो मैं आपको दूर करूंगी। तो यहीं आकर के आपका इस संज्ञा का पूरा टॉपिक समाप्त होता है।